एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप सबको नोन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ? हाँ जी, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। देखिए सबको ये चीज पता थी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा। हाँ, तो इसका मैं आंसर लिख भी दे रहा हूं, आपके आंसर भी करेक्ट आ गए हैं बेटा मेरे पास। आपने कहा 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये इतना ले लेते हैं, या इसको हम और ईज करने के लिए हम 500 सेकेंड्स कर लीजिए, ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड इधर उधर होगा तो चल सकता है, हम उतनी डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं। ओके, किसी ने 8 मिनट लिखा तो भी सही है, 8.33 लिख दिया तब भी सही है। क्लियर? इट्स एक्चुअली इट इज 8 मिनट 20 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 500 सेकंड। अब माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया। ये कितनों को पता है? हाँ जी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पता है तो हाँ, नहीं पता तो ना कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, आ गया आंसर, आ गया, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके, वेरी गुड। तो देखिए सबने बड़ा आराम से काम किया। उन्होंने कहा सर हमें पता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और यहां पर जो लाइट की स्पीड है उसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो सी हमारा हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 500 सेकेंड। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 1500 इंटू 10⁸ मीटर, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। बहुत अच्छी बात है बेटा, सबने आंसर निकाल के दिया, वेरी गुड। ठीक, वो जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा ना, उसका एप्लीकेशन आ गया, देखिए, ठीक है। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने शायद हनुमान चालीसा पढ़ी हो। हाँ जी, तो उसमें लिखा हुआ है युग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है, और ये योजन जो है ना, ये हमारी ओल्ड जो है वो डिस्टेंस मेजर करने की, जैसे अब माइल्स होता है ना, तो उसी तरह की एक यूनिट थी। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, और इसको जब कैलकुलेट किया गया तो एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट फिर भी फिजिक्स में एरर एक्सेप्टेड होता है। तो ये डिस्टेंस इतना आ गया। ओके, अब भाई ये चीज लिखी किसने थी? हनुमान चालीसा, ठीक है। वो साइंटिस्ट तो नहीं थे ना, वो तो पोएट थे। मतलब उनको भी ये सारी चीजों की नॉलेज थी, वो टिप्स में थी। पूरी चीज का मतलब ये है कि उनको ये हमारी जो साइंस थी, हर चीज के बारे में पता था, बहुत इजीली सबको पता। बट हमारे यहां ये हर एक को पता था। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, जरा सी देखते हैं। ओके, अर्थ का वो कॉन्सेप्ट था ना कि अर्थ जो है वो राउंड है, स्फेरिकल शेप की है। भाई नॉर्मली आप देखते हैं तो आपको कैसी दिखाई देती है? फ्लैट दिखाई देती है। तो ऐसे तो कभी पता चलता नहीं, ठीक है। बिल्कुल 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 सही बात है।
तो अच्छा, अब एक चीज नोट कीजिएगा जरा, हमारे यहाँ ना ज्योग्राफी जो कहा गया उसका नाम क्या रखा गया? हमारे यहाँ जो ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं वो क्या कहते हैं? भू गोल। भू इज अर्थ एंड गोल इज, आप सबको पता है, ठीक है, राउंड हो गई। ओके ओके ओके, दैट मीन्स ये भी हर एक को पता था। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बनाए गए वो इस तरह से बनाए गए थे कि कॉमन मैन के पास भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। बट धीरे धीरे वो साइंटिफिक जो सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ, और रीजंस बहुत सारे थे, मैं अभी उन पे नहीं जाना चाहूंगा। साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक। किसी ने मुझसे कह दिया, मैंने आपको ये चीज बताई, आपको अगर लॉजिकल लगती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। बट जब आप साइंस की बात करते हैं, जब आप कुछ सीखने की बात करते हैं, तो फिर आपको लॉजिक पे जाना होगा, उसके पीछे रीजंस ढूंढने होंगे। ये नहीं कि उसने कहा इसलिए ऐसा मान लिया ना। ठीक, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं बेटा, और आप खुद आपको जो है प्राउड फील होगा कि हमारी साइंस कितनी डेवलप्ड। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूं, बट कुछ ही ले रहा हूं यहां पर जो ग्रेविटेशन के साथ रिलेटेड हैं, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक हमारे यहाँ क्लास 11th में कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज बाइनरी स्टार्स। ओके, बाइनरी स्टार में क्या होता है, आपके पास स्टार 1 और स्टार 2 दो स्टार होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने जो अभी तक जो पढ़ा, जैसे आपने सोलर सिस्टम अपना पढ़ा है, ठीक, सोलर सिस्टम में आपके पास एक स्टार होता है और बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे, लाइक दिस। ओके, बाइनरी स्टार में दो स्टार, यस, आपस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब आपने सुना होगा सप्तऋषि के बारे में, कॉन्स्टलेशन है, हर्ड अबाउट इट और नॉट? 7 स्टार्स कॉन्स्टलेशन देखा भी है, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो क्या नाम है इसका इंग्लिश में? उर्सा मेजर। यस, ओके, उर्सा मेजर से बेटा। ओके, अच्छा, हमारे यहाँ पे इन स्टार्स बहुत पहले से इसके बारे में लोग जानते थे और इनको नाम दिया। ये तो कहीं भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी कि कोई भी इसको नाम दे सकता है। अब इसमें था क्या कि इसमें से जो 6 स्टार थे, 1 2 3 4 5, अब ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, 6 स्टार जो थे वो तो ऋषियों के नाम पे हैं। एक स्टार जो है, वैसे वो उसका ऑर्डर 6 है, बट एक स्टार मैं आपको बता रहा हूं, इसको नाम दिया गया है बेटा वशिष्ठ। नाम सुना है ना सबने, ऋषि थे हमारे। हाँ जी, वशिष्ठ, अरुंधति। अरुंधति जो थी वो वशिष्ठ की वाइफ थी। अब बेटा सबको तो ऋषियों के नाम मिले, केवल एक इस स्टार को, हाँ जी, ऋषि का भी नाम दिया गया और उनकी वाइफ का भी। तो ये जो लास्ट वाला जो मैंने वशिष्ठ अरुंधति बताया ना, इसका नंबर वैसे 6 है। ये जो है ये बाइनरी स्टार है। ठीक है, चीजें बहुत क्लियर थी। मैं एक नहीं, आपको न जाने कितने एग्जाम्पल दे दूंगा। ऑल्दो आप जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कहानियां हैं, वो कहानियां आई कहां से? ठीक है, रामायण है, महाभारत है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की मिलेंगी। ठीक, आप आज की डेट पे टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात करते हैं। ठीक है, आपने कौरव और पांडवों वाली कहानी सुनी। तो
कैन यू इमेजिन जितनी चीजें डेवलप हो रही हैं शायद वो हमारे यहाँ बहुत पहले से डेवलप थी। तो इसलिए क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे तो हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि न्यूटन से पहले किसी ने काम नहीं किया था या कोपरनिकस से पहले किसी ने काम नहीं किया था, बहुत कुछ किया होगा। हाँ, हम जब बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये देखिए पुष्पक विमान की बात हुई, तो पुष्पक विमान का अगर जिक्र था और वो पुष्पक विमान अगर बना हुआ था तो फिर राइट ब्रदर्स, ठीक है, आज की डेट पे रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, बट पुष्पक विमान तो पहले बन चुका, ठीक है। अब वो था नहीं था, ये सारे बहुत सारे इश्यूज रहेंगे बेटा, तो उन सब चीजों पे अभी नहीं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज भी आप कह सकते हैं। वन इज नोन एज जियोसेंट्रिक थ्योरी and another one is heliocentric theory. ओके, ये जो जियो टर्म है ना बेटा, ये जियो है, हाँ अंबानी वाला जियो नहीं है। ओके, दिस इज अर्थ, ठीक। और ये जो हेलियो है दैट इज सन। जैसे हमारे यहां पे कहते हैं ना सूर्य भगवान, धरती माता, वैसे ही ग्रीक वर्ड्स जो है जियोज एंड हेलियोज, ओके, तो वो उनके भगवान है, तो वहां से ये टर्म आया। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ सेंटर पे और बाकी सब चीजें, सन भी इसके चारों ओर घूम रहा है। क्लियर? तो ये इसके चारों ओर घूम रहा है बेटा, ठीक है। इसी तरह से हेलियोसेंट्रिक की आप बात करेंगे तो सन सेंटर पे, ये समझ में आ रहा है ना, सेंट्रिक सन सेंटर पे और प्लेनेट चारों ओर घूम रहे हैं। तो आज की डेट पे जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है वो थ्योरी कौन सी है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। पहले कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेबल थी? जियोसेंट्रिक। तो अर्थ को, ये सब कहानियां आपने सुनी होंगी, तो अर्थ को रेस्ट पे माना गया था, क्योंकि दिखता तो ऐसा ही ना कि हम रुके हुए, बिकॉज अब ये पढ़ चुके हम, वेलोसिटी इज अ रिलेटिव टर्म। तो हम अपने को रेस्ट पे मानते हैं, और सन मूव कर रहा, कहते हैं सन ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट पे जा रहा है, ऐसे ही तो कहते हैं, सनराइज एंड सनसेट। एक्चुअली वो हमारा दिख रहा है हमें ना, हम ऐसा सोच रहे हैं, बट रियलिटी में हमारी अर्थ रिवॉल्व करे, ये सबको पता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली, ये सबको पता है, ठीक है। थर्ड फोर्थ से अब तो इतनी अच्छी तरह से समझा दिया जाता है। तो यहां पर जो पहले एक्सेप्टेंस थी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी की थी, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड्स में जो है वो है कोपरनिकस। ओके, इनकी जो ड्यूरेशन थी अगर मुझे याद है तो ये 15th सेंचुरी था, 1473 शायद होगा, ठीक है। तो 1473 के आसपास ही आए थे, और 1550 मान लीजिए, मेरे ख्याल से 43 कुछ ऐसा होगा। 1473 से 1573 तक कोपरनिकस। एग्जैक्ट नहीं है बेटा, मैं हिस्ट्री वाला चीजें, मुझे हिस्ट्री तब भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, बट हाँ थोड़ी सी साइंस को अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। तो जो मुझे याद है कि ये स्पैन था कोपरनिकस, ठीक है। तो कोपरनिकस जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा कि भाई सन जो है उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही। अब ये सारी स्टडीज उस समय चल रही थी, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं था, तो स्टार्स को देखा जाता था, स्टार्स को आप देख सकते थे। एक और साइंटिस्ट का मैं नाम लेना चाहूंगा बेटा, बहुत वेल नोन साइंटिस्ट थे, टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे डेनिश थे, ठीक है, डेनमार्क रहते थे।
और इनका जो था वो बाद में आए थे ये कोपरनिकस के, मेरे ख्याल से 1546 के राउंड अबाउट इनका, और ये ज्यादा नहीं 16 सेंचुरी में ये एक्सपायर हो गए थे 1600, और ये टाइम स्पैन इनका होगा टाइको ब्राहे का। ठीक है, टाइको ब्राहे जो है वो फर्स्ट ऐसे एस्ट्रोनॉमी के साइंटिस्ट कहे जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर, जो भी आप टर्म यूज करना चाहें, जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते थे, डेटा पे बेस काम करते थे, रिकॉर्ड्स रखने शुरू हो गए थे। ओके, इसी ड्यूरेशन में, हाँ यस बिल्कुल सही अरुष, इसी ड्यूरेशन में आए आपके केपलर, मैंने शायद नाम गलत लिख दिया, केपलर की एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बेटा, शायद केपलर था, जोहानस केपलर था, KEPLER, डबल पी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इस तरह का है, बट केपलर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो केपलर जो थे वो जर्मन थे शायद, हाँ बेटा, 1571 टू 1630, यही बोला ना आपने? ओके, थैंक यू यश, यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, ओके। और एक और साइंटिस्ट यहीं पे चल रहे थे जिनका नाम था गैलीलियो, इनका तो नाम भी बहुत लंबा चौड़ा सा था, ये इटालियन थे बेटा, 1564, हाँ गैलीलियो गैलीली, ओके 1564 टू 1642, ये शायद गैलीलियो का था, ये मैंने केपलर के साथ कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ओके, अब अगर आप इनको देखें ना, थोड़ा सा देखेगा तो जहां पर कॉपरनिकस, यहां पर इनका एरा खत्म हो चुका है और इसके बाद ही ये सब शुरू हुए बेटा। ओके, बट हाँ ये और ये आप कह सकते हैं सेम ड्यूरेशन में, तो ये छोटे रहे होंगे, ये सबसे छोटे हैं केपलर, ठीक है। तो केपलर जो थे वो टाइको ब्राहे के फॉलोअर थे, केपलर जो थे वो टाइको ब्राहे के असिस्टेंट कह सकते हैं आप, फॉलोअर कह सकते हैं, ठीक है। और उस समय बेटा ऐसा नहीं होता था कि आप साइंटिस्ट हैं आप ये, उस समय सब कुछ होते, जो साइंटिस्ट है वो मैथमेटिशियन भी है, ठीक। केपलर एक्चुअल में मैथमेटिशियन थे, केपलर जो है वो मैथमेटिशियन, और जो वो होते थे वो सब इधर उधर, क्योंकि मैथ्स हर जगह अप्लाई हो रही होती थी, तो वो साइंस में भी उनका अच्छा दखल होता था, कह सकते हैं आप। ओके, हाँ न्यूटन तो बाद में आए बेटा, न्यूटन और बाद में आए, बट मेनली ये लोग थे जहां से कहानियां शुरू हुई। टाइको ब्राहे के बारे में ये कहा जाता है कि वो नेकेड आई से स्टार्स को देखा करते थे और उनकी पोजीशन तक उनको याद होती थी। कैसे उन्होंने नाम रखे थे ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है बेटा, बट ऐसा कहा जाता है कि वो स्टार्स और प्लैनेट्स को मॉनिटर करते थे और उनकी पोजीशंस को नोट करते थे, और काफी एक्यूरेट डाटा उनके पास था। तो इन्हीं का डेटा लेके, ठीक है, टाइको ब्राहे और गैलीलियो के पास, इन दोनों के पास क्या था? डेटा था, और इस डेटा को केपलर ने यूज किया था, इस डेटा को केपलर ने यूज किया था, यस। और जो लॉस थे, 3 लॉस हैं, केपलर्स लॉस, ठीक है, ये जो है हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो है, प्लेनेटरी सिस्टम, ओके, इसके बारे में 3 लॉस केपलर ने दिए। तो वो डेटा जो उन्होंने यूज किया, उसमें जो फर्स्ट लॉ आया,
ठीक, ये कैपलर्स लॉस की बात हो रही है, तो 1, 2 एंड 3 लॉस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो था दैट इज all planets revolve around sun in elliptical orbits. ओके, तो इलिप्स जैसे सर्किल होता है, ठीक है ना, सर्किल क्या होता है, हाँ, आप एक पॉइंट लेते हैं, उससे बराबर आर डिस्टेंस, फिर ये आर डिस्टेंस, फिर आर डिस्टेंस, इसको आप ऐसे करके बना देंगे तो ये आपका सर्किल बन जाएगा, आपका सेंटर से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक, अब भाई ये इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स में दो पॉइंट होते हैं। अभी मैं इनको पॉइंट P1 P2 के ले रहा हूं, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है, इनका डिस्टेंस लेट्स से दिस इज x1, दिस इज y1, तो x1 प्लस y1 इसको हम क्या कह लें, लेट्स से ये हमारे पास एक लेंथ है l। ये समझ में आया बेटा? अब आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए, तो यहां पर ये मेरा x2 हो जाएगा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। x2 प्लस y2 भी क्या होना चाहिए, l। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स आए तो इस तरह की कुछ ये बनेगी, क्लियर, और ये बन जाएगा इलिप्स। और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको कहते हैं, मैं बाकी सब चीजों को हटा दूं क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर। तो यहां पर बेटा जो दो पॉइंट बनेंगे इनको कहते हैं आप फोकस। ये है मेरा इलिप्स। ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं कि केपलर ने क्या कहा। केपलर ने कहा कि भाई कोई भी प्लेनेट अगर है, आई एम कॉलिंग इट पी, ठीक है, और सन जो होता है वो हमेशा कहां पर होगा, फोकस पर। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन is at one of the foci. ओके, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो ये देखिए, ये प्लेनेट एक टाइम पर ये बिल्कुल क्लोज आ जाता है सन के, फिर दूर जाता है और फिर यहां पहुंचता है। तो इस पूरे, अगर आप अर्थ के टर्म्स में देखेंगे तो 1 ईयर आप इसे कहते हैं, क्लियर, 1 ईयर में ये क्लोज आता है, फिर ये दूर चला जाता है। तो बाकी डिटेल में नहीं जा रहे, इन पोजीशंस के नाम है अपोजी एंड पेरिजी, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना। तो ये फर्स्ट लॉ है इंट्रोडक्टरी, कई बार तो पढ़ाया भी नहीं जाता है, बट हाँ ये नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहीं से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ठीक है, तो बस वो फॉर्मूले याद करके 4 क्वेश्चन कर लिए, उसमें मजा नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकंड लॉ कहता है, अब जरा इस प्लैनेट, इसको देखिएगा, ये जो मैंने आपको प्लैनेट दिखाया, तो प्लैनेट जो है मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद यहां आ गया, लेट्स से इसको 30 डेज लगे यहां पे आने, या 10 डेज लगे, कोई भी टाइम इंटरवल आप ले सकते हैं। तो ये, ओहो, हाँ जी, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, मैं इसको कलर कर दूं, ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये एरिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सेम टाइम इंटरवल में, मान लीजिए फिर प्लैनेट यहां पहुंचा, तो इसको हम कह लेते हैं, ये टाइम है डेल्टा टी, एक टाइम इंटरवल ले लिया, ओके, आप खाली टी भी ले सकते हैं, डेल्टा टी मींस
हाँ जी, 10 डेज का टाइम इंटरवल, 365 डेज पे शुरू हुआ, 375 डेज पे खत्म हुआ, 10 डेज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं 403 डेज पे शुरू हुआ तो 430 डेज, अगेन द टाइम इंटरवल इज सेम। तो ये जो एरिया आपका आएगा, दिस एरिया, ओके, ये एरिया जो होगा वो एग्जैक्टली प्रीवियस वाले के बराबर होगा। दिस एरिया इज सेम एज दिस वन, ठीक है। तो सेकंड लॉ जो है, इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। हाँ, जस्ट अ मोमेंट आराध्या, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन सेम टाइम इंटरवल, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, ठीक है। हाँ, अभी आ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा बेटा, चलिए मैं नीचे यहीं पे दिखा देता हूं आपको, एक और बना के, बस मेरा इलिप्स बन जाना चाहिए। ओके, बन गया, बढ़िया सा बन गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए बेटा ये मेरा सन है, इसको मैं एस लिख दे रहा हूं, दिख रहा है? चलिए थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ओके, ये रहा, ठीक। ये मेरे पास सन है, और एक मैं प्लेनेट अपना ले लेता हूं, ब्लू कलर से दिखा देते हैं इसको। तो ये हमारा प्लेनेट है, आई एम कॉलिंग इट पी। अब बेटा अगर मैं सन से प्लेनेट को कनेक्ट कर दूं, तो इसको कनेक्ट करते हैं जरा सी ग्रे कलर की लाइन से। ओके, ये ऐसे करके लाइन दिख रही है आपको? ओके, ये कनेक्टेड लाइन है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब ये लाइन यहां पहुंच गई, एरिया कितना कवर हुआ, इस मतलब इसको एक ऐसा समझ लीजिए कि एक लाइन है और आप इसको ऐसे करके जो है झाड़ू सा लगा दीजिए, इस प्लेन पे झाड़ू लगा दीजिए, घुमा दीजिए इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा एरिया देखें कौन सा कवर होगा, ठीक है। हमारा बेटा ये एरिया आ गया, क्लियर हो रहा है? अब लेट्स से ये मेरे पास था T1, ये टाइम था T2, तो T2 माइनस T1 कितना है बेटा? डेल्टा टी। ये मैंने कहा, ये डेल्टा टी आपका 10 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब एक और टाइम ले रहे हैं, और फिर मान लीजिए ये प्लेनेट मेरा कहां पहुंच गया, यहां कहीं पहुंच गया। ये कोई टाइम है T3, ठीक है। और फिर कोई टाइम लिया हमने T4, इस तरह से कि T4 माइनस T1 भी कितना है, सेम। अगर वो पहले 10 दिन था तो अभी भी 10 दिन है, अगर वो पहला 1 महीना था तो वो अभी भी 1 महीना है, ठीक है जी। ओके, वेरी गुड। तो अब जो लाइन होगी वो यहां पहुंच गई होगी। एरिया कौन सा हो गया बेटा? डेल्टा टी टाइम में ये वाला एरिया स्वीप हुआ, ये समझ में आया? एरिया स्वीप का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब अगर आप बात करेंगे तो बेटा जो ये एरिया हमारे पास है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, ये कहा किसने? केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में। इसका मतलब क्या है? ये तो ठीक है, लॉ तो समझ लिया बेटा। यहां देखिए, यहां पर स्पीड क्या रही होगी? कम होगी। और जब ये सन के क्लोज आएगा तो आपकी स्पीड हाई हो गई होगी,
स्लो भी कह सकते हैं आप, लेस ना कहना चाहें, स्लो कह लीजिए, यहाँ पे स्लो चल रहा था। तो जब प्लेनेट सन से डिस्टेंट ज्यादा होता है तो वहां पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब सन के क्लोज आता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और बाद में इसका प्रूफ भी है बेटा, क्लास 11th में इसका प्रूफ भी है। ठीक नहीं नहीं, समर वेकेशन, समर का उससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आप यहाँ पे होंगे तो समर होगी और यहाँ पे होंगे तो विंटर होगी, ऐसा है नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा ये, ठीक है। नॉर्मली ऐसा लगता है बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। होता क्या है बेटा कि आपने सबसे पहले शायद फर्स्ट या सेकंड में ये सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा होगा सोशल स्टडीज में, याद है? ठीक है ना? तो वहां पे आपका सन ऐसे दिखाया गया आपको, और बड़े बड़े इलिप्स दिखाए गए, प्लेनेट ऐसे घूमते हुए दिखाए गए, ऐसे ऐसे। याद है ना सबको? ठीक है ना? सबको याद है ना? ओके। तो बेटा वो बनाया इसलिए गया था कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि भाई ये इलिप्टिकल होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है, इलिप्टिकल होते हैं, लेकिन इतने बड़े इलिप्स नहीं बनते। ठीक, आपका जो सन है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ऐसे करके मैं बनाऊंगा तो ये शायद खुद ब खुद, ये देखिए इसने इलिप्स बनाया। ये काफी कुछ सर्किल के भी क्लोज लग रहा होगा आपको, है ना? ये सर्किल का जैसा भी तो लग रहा है, तो बहुत बड़े इलिप्स नहीं है, बहुत बड़े इलिप्स नहीं है। वो इस तरह के हैं कि बिल्कुल आप उन्हें, क्योंकि अगर बड़े इलिप्स होते तो बेटा उसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम नहीं लगना था। तो ये डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, R1 और R2 में डिफरेंस होगा। जैसे हमारी अर्थ में है ना बेटा, अर्थ भी तो हमारी जो है कुछ फ्लैटेंड है, ठीक है ना? तो अगर हम उसका शेप लें इस तरह से, शेप ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, स्फेयर का ही दिखाते हैं। जो डिफरेंस है वो 6400 किलोमीटर में केवल 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक जगह पे रेडियस जो है वो 6380 है और इक्वेटर पे 6400 है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है जो अर्थ के शेप की हम बात करते हैं। तो ये समझ में आया? ओके। तो वो जो समर और विंटर की बात हो रही थी ना, जो समर और विंटर की बात हो रही थी, वो बेटा जो अर्थ इंक्लाइंड होती है अपनी एक्सिस पे, आपने देखा होगा ना, वो पढ़ा भी होगा सबने, ऐसे करके है, ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व हो रही है और साथ में ये ऐसे रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो वो इसकी वजह से होता है बेटा। ये जब रिवॉल्व होती है ना ऐसे करके, तो एक बार वो अर्थ के क्लोज होती है और सन के क्लोज होती है, और एक बार सन से दूर होती है। तो इसका भी रोल है। ठीक, यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जो आपके इलिप्स की आप बात करते हैं। हाँ, डायग्राम में शो करने के लिए कि भाई देख लो, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इलिप्स बहुत बड़ा बनाते हैं, जिससे वो हमारे ब्रेन में एक इंप्रेशन आ जाए कि इलिप्स याद रखें हम, सर्किल याद ना रखें। ऐसा बना देंगे तो ब्रेन क्या कहेगा? सबसे आसान चीज ढूंढता है बेटा हमारा, कहेगा हाँ ये तो सर्किल है ना सर, दिख रहा है, क्लियर है, ऐसे को तो कोई सर्किल नहीं कहेगा। तो इसलिए हमेशा उसे बहुत लंबा लेंदी करके दिखाया जाता है। इसको कोई इलिप्स कहेगा ही नहीं, आप किसी को दिखा लो तो कहेगा ये सर्किल है, बट आप अगर मेजर करोगे तो ये इलिप्स बन जाएगा। ठीक, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि वो यहां पर समर और यहां पर इस पोजीशन पर समर और इधर विंटर, ऐसी वाली कोई कहानी नहीं है। क्लियर? ओके। और जो थर्ड लॉ है ये है, इसे लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स कहा जाता है। ठीक,
तो ये आपका कहता है कि अगर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो इलिप्टिकल है बट वो ऑलमोस्ट सर्कुलर ही है, तो वो रेडियस जो है अगर r है, ठीक है, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट इज कैपिटल R, ठीक है, देन T square is proportional to R cube, where T is time period of revolution of planet around sun. हाँ जी, ठीक है, तो ये 3 लॉज दिए किन्होंने, कैपलर ने। तो ये यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि बेटा जितना क्लोज आप जाएंगे, जितना आप सन के क्लोज जाएंगे, उतनी प्लेनेट की स्पीड बढ़ती जाएगी।